दोस्तों, आइए हम आपको सुनाते हैं भारत के इतिहास की वो सच्ची दास्तान जिसे महान लेखक सुंदरलाल ने अपनी अमर कृति भारत में अंग्रेजी राज्य में लिखा है। ये वही इतिहास है जो आज की किताबों में आपको कभी नहीं पढ़ाया जाता। इस पुस्तक के कुल 26 अध्याय हैं और हम आपके लिए इसे लेखक के ही शब्दों में पूरी तरह से ऑडियो बुक के रूप में लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा अध्याय जो न सिर्फ आपको हिला देगा बल्कि आपको उस दौर का सच्चा चेहरा भी दिखाएगा। अध्याय 6। मीर जाफर की मृत्यु के बाद नवाब नजमुद्दौला और उसके साथ नई संधि। मीर जाफर के बड़े बेटे मीरन की हत्या का हाल ऊपर आ चुका है। मीर जाफर का दूसरा बेटा नजमुद्दौला अब मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा, किंतु असंभव था कि अंग्रेज हर ऐसे अवसर से पूरा लाभ न उठाते। कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर उन दिनों बंगाल में फोर्ट विलियम किले का गवर्नर कहलाता था। अंग्रेज गवर्नर और काउंसिल के पास मुर्शिदाबाद की सरकारी फौज से कहीं अधिक फौज थी। बिना इस गवर्नर और काउंसिल की रजामंदी के मुर्शिदाबाद का कोई सूबेदार अब अपने आप को कार्यकारी सूबेदार न समझ सकता था। उस समय के गवर्नर स्पेंसर, जो वंसी टाट का उत्तराधिकारी था, और उसकी अंग्रेज काउंसिल ने नजमुद्दौला को उस समय तक सूबेदार मानने से इनकार कर दिया जब तक कि उससे एक नई संधि पर दस्तखत न करा लिए। इस नई संधि की मुख्य शर्तें ये थीं: 1. नवाब नजमुद्दौला नायब सूबेदार का एक नया ओहदा कायम करे। नायब सूबेदार नवाब के नाम पर शासन का सारा काम करे और अंग्रेजों का एक खास आदमी मोहम्मद रजा खां नायब सूबेदार के ओहदे पर नियुक्त किया जाए। 2. माल के महकमे में बिना कलकत्ता की अंग्रेज काउंसिल की रजामंदी के नवाब न किसी को बर्खास्त करे और न कोई नया आदमी नियुक्त करे। 3. कंपनी की फौज के खर्च के लिए 5 लाख रुपए माहवार बराबर मुर्शिदाबाद के खजाने से मिलते रहें। 4. सिवाय इतनी फौज के जो सरकारी मालगुजारी वसूल करने और दरबार की इज्जत कायम करने के लिए जरूरी हो, नवाब इससे अधिक फौज अपने पास न रखे। 5. देश भर में हर तरह के व्यापार पर अंग्रेजों के लिए महसूल माफ करे। इन शर्तों के बाद बंगाल के सूबेदार की सत्ता केवल छाया मात्र रह गई, किंतु नजमुद्दौला को ये सब बातें स्वीकार करनी पड़ी और इनके अलावा 20 लाख रुपए नकद बतौर दोस्ताने या रिश्वत के स्पेंसर और उसके साथियों की नजर करने पड़े। यह 20 लाख की रकम गवर्नर और उसकी काउंसिल के मेंबरों ने आपस में बांट ली। नंद कुमार की गिरफ्तारी। नए नवाब ने महाराजा नंद कुमार को अपना दीवान नियुक्त करना चाहा। अंग्रेज नंद कुमार से काफी सावधान हो चुके थे। उन्होंने इजाजत न दी और नवाब पर उसकी बेबसी प्रकट कर देने के लिए वे महाराजा नंद कुमार को कैद करके जबरदस्ती मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आए। क्लाइव का दोबारा भारत आना। कंपनी का कारोबार अब काफी बढ़ गया था। उसकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची हो गई थीं। अपने कारोबार की ठीक व्यवस्था करने और इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए डायरेक्टरों ने क्लाइव को, जो अब लॉर्ड क्लाइव था, दोबारा भारत भेजना आवश्यक समझा। क्लाइव एक बार फोर्ट विलियम का गवर्नर नियुक्त हुआ। जिस समय क्लाइव इंग्लिस्तान से कलकत्ता आ रहा था, मद्रास में उसने मीर जाफर की मृत्यु का समाचार सुना। उसका खास उद्देश्य इस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार शाह आलम से प्राप्त करना था। इतिहास लेखक व्हीलर लिखता है, मीर जाफर की मृत्यु की खबर सुनकर क्लाइव बहुत खुश हुआ। वह अब बंगाल प्रांतों के राज शासन में उस नई पद्धति को जारी करने के लिए उत्सुक था जिसका 7 साल से अधिक हुए इंग्लिस्तान के प्रधानमंत्री पिट से वह जिक्र कर चुका था। वह चाहता था कि एक ऐसे नए आदमी को नवाब बना दिया जाए जो केवल शून्य मात्र हो, सारा शासन प्रबंध हिंदुस्तानी कर्मचारियों के हाथों में रहे, असली मालिक अंग्रेज रहें, वे ही मालगुजारी वसूल करें, जंग करें और संधियां करें, किंतु अंग्रेजों की बादशाहत
जन सामान्य की आंखों से छिपी रहे। अंग्रेज इस तरह नवाब के नाम पर और मुगल सम्राट के दिए हुए अधिकार से शासन करते रहे। क्लाइव की तजवीज। क्लाइव को उस समय तक यह मालूम न था कि अंग्रेजों ने नजमुद्दौला को नवाब मान लिया है। उसकी तजवीज यह थी कि मीर जाफर के 6 साल के एक पोते को मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बिठाकर उसके नाम पर अपनी यह सारी योजना पूरी की जाए। मई सन 1765 में क्लाइव कलकत्ता पहुंचा। यहां आकर जब उसने सुना कि स्पेंसर और उसके साथियों ने नजमुद्दौला को नवाब स्वीकार कर लिया और इस सौदे में 20 लाख रुपए नकद अपनी जेबों में भर लिए, तो क्लाइव को बड़ा क्रोध आया, किंतु वह उसी समय से अपनी ऊपर लिखी योजना को पूरा करने के प्रयत्नों में लग गया। क्लाइव का इलाहाबाद आना। सम्राट शाह आलम अभी तक इलाहाबाद में था। सम्राट और नवाब वजीर शुजाउद्दौला दोनों अंग्रेजों से दबे हुए थे। बंगाल के तीनों प्रांतों की दीवानी के अधिकार सम्राट से प्राप्त कर लेने की अंग्रेज पहले भी कोशिशें कर चुके थे। यही बात क्लाइव की ऊपर लिखी योजना में भी शामिल थी। उसने इस काम के लिए अब सीधे इलाहाबाद पहुंचने का इरादा किया। शुजाउद्दौला से नई संधि। मार्ग में सबसे पहले क्लाइव मुर्शिदाबाद ठहरा। वहां पर मोहम्मद रजा खां की सहायता से क्लाइव ने 5 लाख रुपए नकद बतौर नजर के अपने लिए नवाब नजमुद्दौला से वसूल किए और इस तरह का पक्का इंतजाम कर लिया जिससे आइंदा के लिए करीब करीब सारी अमली हुकूमत अंग्रेजों के हाथों में आ गई और सूबेदार केवल एक नाम की चीज रह गया। वहां से चलकर क्लाइव जनरल कार्नक के पास बनारस पहुंचा। शुजाउद्दौला भी उस समय बनारस में था। शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हाल ही में संधि हो चुकी थी। 2 अगस्त को क्लाइव ने शुजाउद्दौला को फिर से लड़ाई की धमकी देकर उससे एक नई संधि मंजूर करा ली, जिसके अनुसार नवाब वजीर ने अब इलाहाबाद और कड़ा दोनों स्थान सम्राट के लिए कहकर कंपनी को दे दिए और लड़ाई का जो हर्जाना पिछली संधि में 50 लाख रुपए नियत किया गया था, उसे बढ़ाकर अब 6 लाख पाउंड यानी करीब 60 लाख रुपए कंपनी को भर देने का वादा किया। कंपनी को दीवानी के अधिकार और बनारस से आगे बढ़कर क्लाइव इलाहाबाद पहुंचा। 9 अगस्त सन 1765 को उसने सम्राट शाह आलम से भेंट की। उसी रोज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार अंग्रेज कंपनी को देकर निर्बल और अदूरदर्शी शाह आलम ने मुर्शिदाबाद की सूबेदारी और मुगल साम्राज्य दोनों की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दी। इसका मतलब यह था कि आइंदा से तीनों प्रांतों का लगान और दूसरे सरकारी टैक्स वसूल करने तथा उसमें से 26 लाख रुपए सम्राट को मालगुजारी दिल्ली भेजते रहने और मुर्शिदाबाद दरबार के खर्च के लिए रकम अदा करने का काम कंपनी के सुपुर्द हो गया। तीनों प्रांतों का शेष शासन प्रबंध सूबेदार के हाथों में रहा और जो मालगुजारी बची वह कंपनी की संपत्ति हो गई। इस समय बंगाल में 2 अलग अलग सरकारें साफ दिखाई देने लगीं। एक मुर्शिदाबाद की दिखावटी सरकार और दूसरी कलकत्ता की असली अंग्रेज सरकार। सम्राट से इस महत्वपूर्ण परवाने को हासिल करने में बल प्रदर्शन से भी काम लिया गया। सियरुल मुताखरीन में लिखा है, सम्राट और वजीर दोनों को अपनी इच्छा के विरुद्ध मजबूर होकर यह प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। क्लाइव अब अपना उद्देश्य पूरा कर इलाहाबाद से कलकत्ता वापस आ गया। नजमुद्दौला की हत्या। क्लाइव जब मुर्शिदाबाद से बनारस के लिए रवाना हुआ था, उसी समय अचानक नवाब नजमुद्दौला की मृत्यु हो गई। जिन हालात में यह मृत्यु हुई वे काफी शक पैदा करने वाले थे। सियरुल मुताखरीन से मालूम होता है कि नजमुद्दौला और मोहम्मद रजा खां दोनों मुर्शिदाबाद के बाहर एक बाग तक क्लाइव को छोड़ने के लिए आए। क्लाइव के रवाना हो जाने पर जब ये दोनों अपने अपने महलों की ओर लौटे तो मार्ग में ही नौजवान नवाब के पेट में एकाएक जबरदस्त दर्द पैदा हुआ
और महल तक पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई। लिखा है कि उन दिनों आम लोगों का यह ख्याल था कि मोहम्मद रजा खां ने कुछ खिलाकर नज़्मुद्दौला को मरवा डाला। मोहम्मद रजा खां अंग्रेजों का खास आदमी था। वेरेल्स्ट नामक अंग्रेज के एक खत से मालूम होता है कि कलकत्ता में उन दिनों यह जबरदस्त अफवाह थी कि नवाब नज़्मुद्दौला की हत्या में लॉर्ड क्लाइव और उसके कई अंग्रेज साथियों की साजिश थी। इसमें संदेह नहीं, क्लाइव नज़्मुद्दौला के खिलाफ था। नज़्मुद्दौला से 5 लाख रुपए नकद ले लेने के बाद उसने डायरेक्टरों के नाम एक खत में लिखा, नज़्मुद्दौला के हाथों में सत्ता सौंप देना और खैरियत से रह सकना नामुमकिन है। इसके अलावा कोई नीच से नीच काम ऐसा न हो सकता था जिसे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए क्लाइव करने को तैयार न हो जाता। नज़्मुद्दौला की मृत्यु से कंपनी को एक लाभ और हुआ। उन्होंने दीवानी मिलने पर नवाब के सैनिक इत्यादि खर्च के लिए 55 लाख रुपए सालाना देश की आमदनी में से देने का वादा किया था। अब उसे घटाकर 41,81,000 रुपए कर दिया गया। नज़्मुद्दौला की मृत्यु के साथ साथ मुर्शिदाबाद के नवाबों की सत्ता की रही सही छाया भी बंगाल के इतिहास से लोप हो जाती है। यद्यपि नाम या उपचार के लिए नज़्मुद्दौला के बाद उसका एक छोटा भाई गद्दी पर बिठा दिया गया और यह 2 अमली वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक जारी रही, किंतु वास्तव में बंगाल का सूबेदार अब हर तरह केवल एक शून्य रह गया। तीनों प्रांतों का शासन अंग्रेजों के नियुक्त किए हुए 3 नायबों के हाथों में आ गया और अंग्रेज सरकार का ही बंगाल भर में ज़हूर दिखाई देने लगा। इसके बाद से बंगाल का इतिहास केवल अंग्रेज गवर्नरों के कारनामों का इतिहास रह जाता है। भयंकर लूट और 2 अमली। ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम छोटे बड़े अंग्रेज मुलाजिमों में धन का लोभ और दुराचार दोनों अब इस दर्जे तक फैल गए थे कि नेकी बदी या न्याय अन्याय का विचार तो दूर रहा, अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने ये लोग कंपनी के अहित की भी परवाह न करते थे। 30 दिसंबर सन 1765 को क्लाइव ने कंपनी के डायरेक्टरों के नाम एक लंबा पत्र भेजा, जिससे उस समय के अंग्रेजों की हालत का खासा पता चलता है। इस पत्र में क्लाइव लिखता है, ये लोग कंपनी के अंग्रेज मुलाजिम अपने अपने व्यक्तिगत और तात्कालिक लाभ के पीछे इस जोश के साथ बढ़े जा रहे हैं कि इनमें अपनी इज्जत का ख्याल या अपने मालिकों की ओर अपना कर्तव्य पूरा करने का ख्याल दोनों जाते रहे हैं। इन लोगों के पास दौलत यकायक बढ़ गई है और बहुतों ने उसे नाजायज तरीकों से हासिल किया है, जिसकी वजह से तरह तरह की ऐश परस्ती इन लोगों में घर कर गई है और यह ऐश परस्ती बड़ी खतरनाक हद को पहुंच गई है। बुराई लगनी बीमारी की तरह एक से दूसरे को लगती चली जा रही है और दीवानी तथा फौजदारी दोनों महकमों के अंग्रेज मुहर्रिरों, झंडा बरदारों और स्वतंत्र व्यापारियों तक में फैल गई है। मैं कभी समझ भी नहीं पाया था कि यह धन किन किन विविध उपायों से प्राप्त किया गया है कि इतने में मैं यह देखकर दंग रह गया कि ये लोग इतनी जल्दी धनवान हो गए हैं कि अंग्रेजी बस्ती में शायद ही कोई अंग्रेज ऐसा होगा जिसने बहुत थोड़े समय के अंदर अपनी विशाल पूंजी सहित इंग्लिस्तान लौट जाने का निश्चय न कर रखा हो। खुले डाके। कंपनी के अंग्रेजों के धन कमाने का एक खास तरीका उन दिनों खुले डाके डालना था। इतिहास लेखक टारेंस ने साफ लिखा है कि ये लोग बंगाल और दूसरे स्थानों में निडर होकर लूट के लिए निकलते थे और बार बार अपनी दुकान छोड़कर दल बनाकर इधर उधर डाके डालने जाते थे। उन दिनों कंपनी के हर अंग्रेज मुलाजिम का काम केवल यह था कि जितनी जल्दी हो सके भारतवासियों से 10 या 20 लाख रुपए लूट खसोट कर इंग्लिस्तान लौट जाए। और आगे चलकर क्लाइव अपने उस खत में लिखता है, दौलत अनुशासन की शत्रु है। इसी दौलत की वजह से हमारी सेना प्रतिदिन बर्बाद होती जा रही है। जब अंग्रेजी फौज किसी शहर पर कब्जा करती है, तब उसके बाद सारा दुश्मन का माल, आम लूट का माल
और दंड का रुपया बेरोक टोक फौज के लोग आपस में बांट लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि बनारस में भी ऐसा ही हुआ। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि बनारस की लूट से कई साल पहले आपकी ये स्पष्ट आज्ञाएं आ चुकी थीं कि इस तरह के तमाम माल में से आधा कंपनी को मिलना चाहिए। फिर भी उस समय के गवर्नर और काउंसिल ने बजाय आपकी आज्ञा के अनुसार काम करने के तमाम माल और रुपया विजयी फौज के सैनिकों में बांट दिया। ऐयाशी और रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। संसार के इतिहास में अपूर्व अन्याय। उस समय के अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर जिस तरह के अत्याचार करते थे, उनके विषय में क्लाइव ने लिखा, जो यूरोपियन एजेंट और जो बेशुमार काले हिंदुस्तानी एजेंट और नायब एजेंट कंपनी के मुलाजिमों के अधीन काम करते हैं, उन सब ने प्रजा पर जुल्म ढाने और उन्हें चूसने के जो जो तरीके जारी कर रखे हैं, मुझे डर है कि वे इस देश में अंग्रेजों के नाम पर सदा के लिए एक कलंक रहेंगे। मैं देखता हूं कि हर आदमी में बड़े बनने और धन कमाने की लालसा, इसमें सफलता और ऐश परस्ती, इन तीनों ने मिलकर एक नई किस्म की राजनीति प्रचलित कर दी है, जिससे अंग्रेज कौम की इज्जत, कंपनी पर लोगों के विश्वास और मामूली इंसान और इंसानियत सबका खून हो रहा है। क्लाइव के इसी पत्र के उत्तर में डायरेक्टरों ने मई सन 1766 में क्लाइव को लिखा, हम समझते हैं कि देश के आंतरिक व्यापार में इन अंग्रेजों ने व्यक्तिगत हैसियत से जो बड़ी बड़ी पूंजियां कमाई हैं, वे इस तरह के जबरदस्त अन्यायों और अत्याचारों द्वारा हासिल की गई हैं, जिनसे बढ़कर अन्याय और अत्याचार कभी किसी जमाने और किसी देश में भी देखने या सुनने में न आए होंगे। ऊपर का लंबा पत्र लॉर्ड क्लाइव का लिखा हुआ है, जो स्वयं हद दर्जे का लालची और रिश्वतखोर था, जो अपने इस दूसरी बार के भारत आने से भी लाखों रुपए नाजायज तरीकों से कमाकर विलायत ले गया और जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए न्याय अन्याय या पाप पुण्य का जरा भी विचार न रखता था। इसी पत्र में एक जगह उसने भारतवासियों को अंग्रेजों के कुदरती दुश्मन कहा है और उनसे बचते रहने के उपाय दर्शाए हैं। किंतु क्लाइव जितना स्वार्थी था, उतना ही चतुर और कपटी भी था। उसके कई पत्रों से साबित है कि जरूरत पड़ने पर वह न्याय प्रेमी और सदाचारी का बाहरी वेश बना लेना भी जानता था। इसके अलावा इस समय अंग्रेजों का व्यक्तिगत लोभ इतना बढ़ गया था कि यदि उसे परिमित न किया जाता तो कंपनी का ही चारों ओर से दिवाला निकल जाने का डर था। यही क्लाइव के इस लंबे पत्र के लिखे जाने का सबब था। नमक पर महसूल। तिजारती माल पर महसूल वसूल करने का अधिकार अब कंपनी को मिल चुका था, किंतु कंपनी के मुलाजिमों के व्यापार संबंधी अन्यायों को रोकने के बजाय क्लाइव ने इस बार नमक जैसे पदार्थ की, जो हर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, तिजारत का ठेका कंपनी के मुलाजिमों को दे दिया और उस पर कंपनी की ओर से 35% महसूल लगा दिया, जिससे प्रजा के लिए यह अन्याय और भी कष्टकर हो गया। ऐसे ही पान तंबाकू और इसी तरह की अन्य अनेक चीजों की तमाम तिजारत बंगाल भर में अंग्रेजों और उनके आदमियों के हाथों में दे दी गई। क्लाइव की यह खुली नीति थी कि नमक जैसी जरूरी चीज पर महसूल ज्यादा और पान तंबाकू जैसी गैर जरूरी चीजों पर महसूल कम रहे तथा अंग्रेज कंपनी तमाम महसूल लेने वाली रहे। क्लाइव के जीवन का कोई भी काम ऐसा न था जिससे कोई भारतीय उसे कृतज्ञता के साथ याद कर सके। क्लाइव का व्यक्तिगत चरित्र। क्लाइव का व्यक्तिगत चरित्र भी अत्यंत पतित था। कैरेकोली ने क्लाइव की जीवनी में उसके पापमय कृत्यों की अनेक मिसालें दी हैं, जिन्हें इस पुस्तक में उद्धृत करना व्यर्थ तथा पुस्तक को गंदा करना होगा। कैरेकोली ने लिखा है, बंगाल भर में यूरोपियन और हिंदुस्तानी दोनों तरह की स्त्रियों की ऐसी अनेक मिसालें थीं, जिन्होंने नफरत के साथ उसके प्रेम प्रदर्शन को अस्वीकार किया और उसे संसार के सामने हास्यास्पद बना दिया।
इनमें से अनेक स्त्रियां विवाहित थीं। सन 1761 में क्लाइव ने सदा के लिए भारत छोड़ा और इंग्लिस्तान में एक भारतीय नवाब के ठाठ से रहना शुरू कर दिया। अंत में उसने आत्महत्या कर ली। इंग्लिस्तान के अनेक सरल विश्वासी लोगों ने उसकी आत्महत्या का सबब यह बतलाया कि अमी चंद के साथ जालसाजी करके ब्रिटिश राज कायम करने, सिराजुद्दौला और नजमुद्दौला की हत्याएं कराने तथा अपने अनेक ईसाई मित्रों की पत्नियों को बहकाकर उनके घरों का सुख नाश करने इत्यादि पापों की याद क्लाइव की आत्मा को चैन से न रहने दिया। क्लाइव के बाद वेरेल्स्ट बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। वेरेल्स्ट के एक खत से मालूम होता है कि सम्राट शाह आलम को दिल्ली जाने से रोकने और इतनी देर तक इलाहाबाद में ठहराए रखने में अंग्रेजों का काफी हाथ था। वेरेल्स्ट कंपनी के हित में सम्राट को बंगाल लाना चाहता था, किंतु वह यह चाहता था कि कोई ऐसी तरकीब की जाए जिससे अंग्रेजों को उसे बंगाल बुलाना न पड़े, बल्कि शाह आलम स्वयं उनके साथ बंगाल चलने की इच्छा प्रकट करे। अगस्त सन 1769 में वेरेल्स्ट की जगह कर्टियर गवर्नर नियुक्त हुआ। स्कॉलफील्ड अपनी पुस्तक में इस अंग्रेज गवर्नर के बारे में लिखता है, इस जिल्द के अधिकांश पत्र या तो बंगाल के फोर्ट विलियम किले के गवर्नर के नाम भेजे गए थे या उसकी ओर से दूसरों को भेजे गए थे, किंतु इन सब बातों और चालों के जवाब में चालों, साजिशों और आशंकाओं के जाल में से इस गवर्नर का व्यक्तित्व बहुत चमकता नजर नहीं आता। उस समय के अंग्रेज गवर्नरों के मुख्य कार्य का यह खासा सार है। सन 1772 में कर्टियर की जगह वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर हुआ। क्लाइव के जाने के समय से वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति के समय तक उत्तर भारत में कोई भी महत्व की राजनीतिक घटना नहीं हुई। सियरुल मुताखरीन में विस्तार के साथ बयान किया गया कि किस तरह उन दिनों बंगाल के तीनों प्रांतों में अलग अलग शिताब राय, मोहम्मद रजा खां और जसारत खां कंपनी के नायबों की हैसियत से सारा काम करते थे। वे उनके साथ बैठकर और हर जिले में छोटे से छोटे देसी अफसरों के पास बैठकर अंग्रेज माल के महकमे का सारा काम सीखते थे, देश के रस्मों रिवाज की जानकारी प्राप्त करते थे और फिर उन्हीं से सीखकर उन्हीं पर हावी रहते थे या उन्हें निकालकर उनकी जगह ले लेते थे। दो अमली द्वारा बंगाल का नाश। यह दो अमली ने तीनों प्रांतों का सत्यानाश कर डाला। चारों ओर अराजकता थी। हर समय हर एक की जान और माल को खतरा रहता था। हर तरह की तिजारत पर अंग्रेजों का अनन्य अधिकार था। देश के समस्त उद्योग धंधे, जिन्हें कुछ ही वर्ष पहले संसार चकित होकर देखता था, कुचल कर मटियामेट कर दिए गए थे। सोना, चांदी, जवाहरात, रुपये और अशर्फियां लद लद कर देश से बाहर जाने लगीं। यहां तक कि देश में रुपया दिखाई देना तक कठिन हो गया। बोल्ट्स नामक अंग्रेज ने विस्तार के साथ बयान किया है कि किस तरह अंग्रेज दलालों ने बंगाल की फली फूली दस्तकारियों का नाश कर डाला। इसी अपराध के दंड में बोल्ट्स को भारत से देश निकाला दे दिया गया। गवर्नर वेरेल्स्ट के एक पत्र से मालूम होता है कि अंग्रेजों के अधिकार से पहले बंगाल की बनी हुई चीजें हिंदुस्तान के कोने कोने में तथा पश्चिम में ईरान, अरब की खाड़ियों और पूरब में चीन इत्यादि के समुद्रों से होकर दूर दूर के देशों में पहुंचती थीं और हजारों रास्तों से धन बह बहकर बंगाल में आता था। किंतु अब वे रास्ते बंद हो गए। यूरोप की कंपनियां जो भारतीय माल हर साल जहाजों में भरकर अपने देशों को ले जाती थीं, उस माल के बदले में एक पैसा भी यूरोप से भारत न आता था। इस माल की पूरी कीमत बंगाल से ही वसूल की जाती थी। भारत के दूसरे प्रांतों का अपना खर्च, यहां तक कि अपनी चीन की बस्तियों तक का खर्च अंग्रेज बंगाल से ही वसूल करते थे। व्हीलर नामक अंग्रेज लिखता है, 3 साल के अंदर 50 लाख पाउंड 5 करोड़ रुपए से ऊपर का सोना चांदी बंगाल से विदेशों में गया, जबकि कुल 5 लाख पाउंड
50 करोड़ रुपए का सोना चांदी बाहर से बंगाल आया। इसी समय के अंदर 1 रुपये की कीमत 2 शिलिंग 6 पैसा हो गई। दरिद्रता, दुष्काल और महामारी। सियरुल मुताखरीन का बयान है, इस समय यह देखा गया कि बंगाल में रुपया कम होता जा रहा था। हर साल बेशुमार नकदी लाद कर इंग्लिस्तान भेजी जाती थी। यह एक मामूली बात थी कि हर साल 5, 6 या इससे भी अधिक अंग्रेज बड़ी बड़ी पूंजियां साथ लेकर अपने वतन को लौटते हुए दिखाई देते थे। इसीलिए लाखों के ऊपर लाखों चिन चिन कर इस देश से निकल गए। सरकारी फौज, जमींदारों की फौजें, उम्मीदवार और उनके नौकर सब मिलाकर कम से कम 70 या 80 हजार हिंदुस्तानी सवार पहले बंगाल और बिहार के मैदानों में भरे रहते थे, और अब बंगाल के अंदर एक सवार ऐसे ही अलभ्य है जैसे कि दुनिया में उनका पक्षी। हर जिले में पैदावार कम होती जा रही है और असंख्य जनता दुष्काल और महामारी से मिटती जा रही है, जिससे देश बराबर उजड़ता चला जा रहा है। नतीजा यह है कि अधिकतर जमीन बिना जोती बोई पड़ी हुई है, और हम लोगों ने जो जोती भी है उसकी भी पैदावार की निकासी के लिए हमें बाजार नहीं मिल सकता। ये बात यहाँ तक सच है कि यदि अंग्रेज हर साल बंगाल और बिहार भर से शोरा, अफीम, कच्चा रेशम तथा सफेद कपड़े के थान न खरीदते होते तो शायद बहुत से हाथों में 1 रुपया या अशर्फी वैसे ही अलभ्य हो जाती जैसे पारस पत्थरी। और वह समय आने वाला है जब बहुत से नए पैदा हुए आदमी यह न समझ सकेंगे कि लोग पहले रुपया किस चीज को कहा करते थे और अशर्फी शब्द के क्या अर्थ होते थे। दुर्भाग्य से इसी मौके पर बंगाल में सूखा पड़ा। फिर भी यदि कंपनी के आदमियों की अनीति जारी न होती तो इस सूखे के होते हुए भी बंगाल में अन्न की कमी न होती। कंपनी के सरकारी कागजों में इस दुष्काल की भयंकरता का बयान करते हुए लिखा है कि कुछ एजेंटों ने चावलों की कोठियां भर लेने का अच्छा मौका देखा। उन्होंने अपनी कोठियां भर लीं। वे जानते थे कि हिंदू मर जाएंगे, लेकिन मांस खाकर अपने धर्म से भ्रष्ट न होंगे। इसीलिए मरने से बचने के लिए अपना सर्वस्व देकर अंग्रेजों से चावल खरीदने के सिवा उनके पास और कोई चारा न रहेगा। देश के बाशिंदे मर मिटे। जमीन उन्होंने खुद जोती थी और देखा कि पैदावार दूसरों के हाथों में चली गई। उन्होंने सशंक हृदय से बीज बोया, अकाल पड़ा। फिर चावल के व्यापार पर अपना ठेका जमाए रखना अंग्रेजों के लिए और अधिक आसान हो गया। महामारी फैली। कुछ जिलों में जीवित किंतु अधमरे लोग अपने बेशुमार मरे हुए रिश्तेदारों के शरीरों को बिना दफनाए छोड़कर चल दिए। अन्न का काल और महामारी से घनिष्ठ संबंध है। इसी समय बंगाल भर में चेचक की महामारी फैली, जिससे न बच्चा बच सका और न बूढ़ा, न पुरुष बच सके और न स्त्री। किंतु अंग्रेजों ने न चावल के व्यापार का ठेका अपने हाथों से छोड़ा और न मुंहमांगी कीमतों में कमी की। कंपनी के डायरेक्टरों ने 18 दिसंबर सन 1771 के पत्र में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि इस अवसर पर कंपनी के मुलाजिमों ने चावल और दूसरे अनाज के व्यापार पर अपना अनन्य अधिकार जमा रखा था, जिसके सबब से देश भर में चारों ओर अन्न का अभाव दिखाई देता था। खून के आंसू। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का इस तरह प्रारंभ हुआ। कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में 17वीं सदी के शुरू का बना हुआ संगमूसा का वह सुंदर तख्त अभी तक रखा है, जिस पर मुर्शिदाबाद के सूबेदार बैठा करते थे। इसी तख्त पर बैठकर अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला ने बंगाल पर शासन किया था। इसी तख्त पर प्लासी के संग्राम के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बिठाकर तीनों प्रांतों का सूबा कहकर सलाम किया था। इसी तख्त पर बैठकर मीर कासिम ने बंगाल की स्वाधीनता की रक्षा के अंतिम प्रयत्न किए थे। विक्टोरिया मेमोरियल के सूची पत्र में पृष्ठ 40 पर लिखा है कि अभी तक खून के से रंग की लाल बंधें तख्त के कई हिस्सों से समय समय पर टपकती रहती हैं। वैज्ञानिकों की राय है कि इन लाल बूंदों के टपकने की वजह
पत्थर के अंदर की कुछ रासायनिक विशेषता है, किंतु बंगाल में यह आम किंवदंती है कि भारतीय नवाबी के पतन और अंग्रेज कंपनी की सत्ता के प्रारंभ पर मुर्शिदाबाद का सूना और निर्जीव तख्त अभी तक खून के आंसू बहाता रहता है। जो हो, नवाबी के पतन के साथ साथ बंगाल और वहां की प्रजा की इस हृदय विदारक अवस्था को देखते हुए उपर्युक्त किंवदंती आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं होती।